हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस जोन। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल साइंस जोन में स्वागत करता हूं। जैसे कि जो भी बच्चे ट्वेल्थ क्लास में जैसे कि जो भी बच्चे ट्वेल्थ क्लास में जो भी बच्चे ट्वेल्थ क्लास में हैं उनके लिए मैं यूट्यूब पे ही अब ऑनलाइन क्लासेज चैप्टर वाइज में शुरुआत करूँगा। बायोलॉजी का ओनली बायोलॉजी का क्लास जो है, जो बायो केवल पढ़ना चाहते हैं, ओनली बायोलॉजी का टॉपिक मैं ये स्टार्ट करूँगा। वो चैप्टर वाइज आपका टॉपिक स्टार्ट होगा और मैं नया ही शुरू कर रहा हूँ। इस पर 9th-10th का ही वीडियो मैं डाल रहा था, लेकिन ये स्पेशल ट्वेल्थ क्लास के लिए ही रहेगा और मैं उसको एक नोट्स के माध्यम से उसको पढ़ाऊँगा और साथ साथ में आप नोट्स भी अपना बनाते चलेंगे और आपका सिलेबस वो कवर होते चलेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर जो है ना उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आपका जो है वो जीवों में जन्म। तो आप लोग कॉपी किताब ले लेंगे, नोट्स बना लेंगे और वीडियो को पोस्ट करके आप वो उसको बना सकते हैं। ये जन्म जो चैप्टर में पढ़ाऊँगा वो 10th में भी आपको मदद करता है। इसके अलावा वो आपको ट्वेल्थ में तो है ही, प्लस आपका अगर पारामेडिकल है तो पारामेडिकल के लिए भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। या इसके अलावा जहाँ जहाँ बायोलॉजी आपके आते हैं, जिस एग्ज़ाम में बायोलॉजी आते हैं, चाहे वो आपको एकेडमिक हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, सब में जनरल रिप्रोडक्शन से कुछ ना कुछ टॉपिक आते हैं। तो ये आपके उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। हर हर एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल ये रहेगा। तो उस सीरीज़ को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला ही हमारा चैप्टर का जो नाम है वो पहला चैप्टर का नाम है जनन। ठीक है, एक्चुअली में हम सबसे पहले जानेंगे कि जनन या प्रजनन होता क्या है। इसको आप प्रजनन बोलिए या जनन बोलिए, प्रजनन बोलिए या जनन बोलिए। एक्चुअली में देखा जाए तो ये दो तरीके से इसको हम तोड़ सकते हैं। प्रजनन, ठीक है, प्रजनन। जनन का मतलब जनन जो होता है ना, एक तरह का ये जैव प्रक्रम है, एक तरह का जैविक क्रिया है। जनन जो है एक तरह का जैव प्रक्रम है, जैविक क्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिसमें हम अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, या जिसमें जीव जो है ना अपने संतान की उत्पत्ति करता है अपने जैसा, सेम वो जैसे है, अपने संतान की उत्पत्ति करता है सेम के सेम, और अपनी संख्या को निरंतर वो पर्यावरण में बनाए रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं जनन। तो आई होप आपको जनन समझ में ज़रूर आया होगा। प्रजनन का मतलब वही हुआ कि क्रिया को दोहराना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि जनन किसे बोलते हैं। उससे पहले, जनन से पहले हमको जानना पड़ेगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा जीवन अवधि। क्योंकि जन्म हम तभी करेंगे जब हमें अवधि रहेगा, समय रहेगा, तो वो आपका होता है जीवन अवधि। टॉपिक जो है उसको हम समझेंगे। देखिए, कोई भी जीव होता है वो प्रत्येक जीव केवल एक निश्चित अवधि तक ही जीवित रहता है, तो उसके और फिर वो मर जाता है। तो जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो अवधि होता है, जन्म से मृत्यु तक का जो भी अवधि होता है, उसको हम लोग उसका क्या कहते हैं, उसका लाइफ, जीवन काल, या उसको जीवन अवधि कहा जाता है। क्या समझे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी जीव है, उसका जब जन्म हुआ और जब तक वो मरा, उसके बीच में जितनी अवधि है, 40 साल से 60 साल से 80 साल से जितना है, उसकी जितनी अवधि है वो उसकी कहलाएगी जीवन काल या उसका जीवन अवधि। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किसी जीव का जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। और जीवन काल जो है ना, एक तरह का क्या होता है, विशिष्ट गुण पाया जाता है, जिसमें पर्यावरण, फिर समाज काफ़ी ज़्यादा ये सब क्या करते हैं, हेल्पफुल करते हैं, और उसी पे वो निर्भर करता है। जैसे देखा जाए तो पादप का जीवन काल, अगर जैसे देखा जाए कोई पादप है तो किसी पादप का जीवन काल 200 वर्ष का होता है। ठीक है, किसी का 2500 वर्ष होता है, किसी का 5 दिन होता है, किसी का 120 दिन होता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है,
तो हम जीवन अवधि आयु समझ पाए होंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को हम लोग जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं, पहला पॉइंट है। ठीक है, इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये समझ गए जन्म और कौन कितना दिन जीवित रहता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। बाकी छोटा छोटा पॉइंट है तो आप देख लीजिएगा कि जनक किसको बोलेंगे। अच्छा देखिए, जन्म तो जनक ही देगा, तो जनक माता पिता को बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेटली माता पिता को क्या बोला जाएगा, जनक बोला जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मरते भी नहीं हैं, उस जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको अमर जीव बोलेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे जीव पाए जाएंगे जो जीवित नहीं रहते हैं, वो वृद्धि करते हैं, कुछ की मृत्यु ही नहीं होती, कुछ की मृत्यु होती है। ठीक है, तो जिसकी मृत्यु हो जाती है, प्रत्येक की मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, एक कोष के जीव जिसकी मृत्यु नहीं होती, उसको अमर जीव कहा जाता है। सिंपल समझ सकते हैं। और जो जनक हो गए, माता पिता हो गए, इससे जो नए संतान निकलेंगे, जो नए संतान उत्पन्न होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको जनक बोला जाएगा और उसको नवीन जीवन बोलेंगे। और जीवन का संतति उसको बोला जाएगा। जनन का मतलब ही होता है क्या, संतति, संतान को उत्पन्न करना। संतति का मतलब संतान को उत्पन्न करना। जीवन अवधि समझ पाए, जनक समझ पाए आप, और अमर जीव किसको कहते हैं भी समझ पाए। अब आइए देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है, जो उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि टोटा का कितना होता है, हाथी का कितना होता है। तो कुछ जीव का मैं डायग्राम लेकर आया हूँ, उसका जीवन काल आपको मैं बता देता हूँ। आप नोट्स आसानी से बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिएगा, हाथी देखिए, हाथी 75 वर्ष लगभग जीती है। गुलाब 10 वर्ष। तितली 1 से 2 हफ्ते ही मात्र जी पाती है अपने जीवन काल में। कुत्ता 15 से 16 वर्ष। उसी तरह से आपको कौवा को देखिएगा तो कौवा 15 वर्ष जीता है। केला 25 वर्ष तक जी सकता है, हालांकि जीता नहीं, आनी पानी आएगा तो वो ख़त्म हो जाता है। उस तरह से गाय को देखिएगा, गाय 26 वर्ष। तोता 140 वर्ष जीता है, तोता 140 वर्ष जीता है। इसके अलावा मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, ईख, आरबीसी जैसे हो गया, और भी दिए होंगे फिगर में, सबको आप देख लीजिए। धान 4 महीना, फल मक्खी जो होती है लगभग 30 दिन। कछुआ 100 से कछुआ 100 से 150 दिन। बरगद 300 से 500 वर्ष जीता है। तो ये टोटल आपको क्या दिखा, ये टोटल मैंने जो भी दिखाया, ये इतने दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो आई होप समझ होंगे। एक बार इसको आप पीडीएफ को पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, अब बारी आती है जनन के प्रकार की। तो जनन के प्रकार पढ़ेंगे। जीवन अवधि समझ गए, जनन के प्रकार। जनन भी आप समझ गए होंगे, अपने संतान की संतति, अपने संतति को क्या करना, अपने संतति का वृद्धि करना या अस्तित्व बनाए रखना, वृद्धि करना या अस्तित्व बनाए रखना, या अस्तित्व बनाए रखना ही क्या कहलाता है, वो जनन कहलाता है। तो जनन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग जनन के प्रकार पे। तो जनन के प्रकार जो होते हैं वो मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो जनन आपके 2 तरह के होते हैं। जनन आपके 2 तरह के होंगे। एक तो होता है अलैंगिक, एक होता है अलैंगिक, और दूसरा आपका होता है लैंगिक। एक होगा अलैंगिक, दूसरा होगा लैंगिक। एक होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में भी देख लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 होते हैं आपके जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाम में ही लिखा हुआ है अलैंगिक, नाम में ही आपको पता चल जाएगा। अलैंगिक यानी जिसमें लैंगिक अंगों की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी अंग की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक में से क्या होगा, ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग फिगर से ही देखते हैं। तो जनन जो होंगे कितना तरह का होंगे, जनन आपको 2 तरह के होंगे। एक अलैंगिक जनन होंगे, एक लैंगिक जनन होंगे। ठीक है, एक अलैंगिक जनन होगा, एक लैंगिक जनन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर अलैंगिक जनन बोल रहा है तो अलैंगिक जनन को हम लोग क्लोन भी बोलते हैं। चूँकि क्लोन क्यों बोलेंगे,
क्योंकि इसमें एक जीव ही भाग लेंगे, नर या मादा। लिखा होगा इसमें, देखिएगा कि ये सभी संतति एवं जनक एक दूसरे के क्लोन होते हैं। इसमें गुण जो पाया जाएगा ना, क्या होते हैं, एक होते हैं, यानी इसको क्लोन कहा जाएगा, समझ गए। और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। देखिए इसमें परिभाषा सही से दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ अपने स्तर से परिभाषा। अलैंगिक जनन किसे बोलेंगे? बोलेंगे कि वह जनन जिसमें कोई एक समष्टि, जिसमें वह जनन जिसमें कोई एक समष्टि ही भाग लेता है। ठीक है, कोई एक समष्टि भाग लेता है, कोई एक ही भाग लेगा। अब वो एक ही भाग लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलेंगे। एक ही भाग कोई लेगा, नर लेगा नहीं तो मादा लेगा। दो ही शामिल होते हैं, नर या मादा। देखिए नर जो होते हैं वो क्या करेंगे? स्पर्म रिलीज करेंगे। ठीक, स्पर्म शुक्राणु ये रिलीज करते हैं। ठीक है, मादा जो होगी वो ओवम रिलीज करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ठीक है ये आप समझ पाए होंगे। नर जो होगा वह स्पर्म शुक्राणु रिलीज करेगा, मादा जो होगी ओवम अंडाणु रिलीज करेगी। ठीक, ये अलग अलग ही पाए जाएंगे दोनों। तो इसमें इस जन्म में होता क्या है, अगर इस तरह से देखें तो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज या संलयन या निषेचन, इसको बोलते हैं। संलयन करते हैं तो उसको निषेचन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी अलैंगिक जनन में कोई एक ही भाग लेगा, नर भाग लेता है नहीं तो मादा भाग लेता है। इसका मतलब ये संयोजन नहीं करेंगे, संलग्न नहीं होंगे, निषेचन की क्रिया ये नहीं कर पाते हैं, संलयन होता ही नहीं है। और इसमें जब संलयन नहीं होगा तो इसमें विभाजन जो होगा वो कौन सा विभाजन होगा? वो समसूत्री विभाजन होता है, याद रखेंगे, समसूत्री विभाजन होगा इसमें। और तब युग्मनज का निर्माण होगा, लेकिन युग्मक का निर्माण तो होगा लेकिन संलयन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। तो इसी को अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो अलैंगिक जनन की विशेषता में आप लिख सकते हैं क्या क्या, कि देखिए ये एक जनक दूसरे के क्लोन होते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में विभाजन जो होगा समसूत्री होगा और युग्मक का संलयन नहीं होगा। और अलैंगिक जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जीव में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें पाया जाता है अलैंगिक जनन। लेकिन कुछ अकशेरुकी जो होते हैं, और कशेरुकी में ये नहीं पाया जाता, लेकिन उच्च कोटि के पादपों में, पादप में भी पाया जाता है अलैंगिक जनन की एक विधि पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन। मतलब कुछ पौधे होते हैं अलैंगिक जनन के, जिसमें ना जैसे गुलाब हो गया, उसके डाली से या तने से क्या होते हैं? पौधे उगाते हैं, वो भी अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, तो उसको हम लोग कायिक जनन कहते हैं। समझ पाए होंगे, अलैंगिक जनन समझ पाए होंगे। अलैंगिक जनन किस में होगा ये भी समझ पाए होंगे। देखिए अलैंगिक जनन मैं बता देता हूँ, उसका एग्जाम्पल किस में होगा। अलैंगिक जनन जो होगा ना वो आपको अमीबा में, पैरामीशियम में, उसके बाद से यूग्लिना में, पौधे में अगर देखें, पौधे में देखेंगे जैसे आलू हो गया, गुलाब हो गया, इसमें सब में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। लेकिन किस में कौन सा जनन होता है ये बताएंगे, इसकी विधि बताएंगे, अलैंगिक जनन के प्रकार इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन भी आपको समझ में आया होगा। देखिए अलैंगिक जनन तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आइए देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन की विशेषता बता दीजिएगा कि ये एक जीव में होता है, इसमें नर या मादा भाग लेते हैं, इसमें संयोजन होता नहीं है, संलयन नहीं होता है, इसमें अंडाणु और शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं एक दूसरे से संलयित नहीं होते हैं। ये अलैंगिक जनन की विशेषता है। अलैंगिक जनन में किसी भी अंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, अब आइए अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ते हैं। जैसे मैं पहले बताया कि अलैंगिक जनन अलग अलग होते हैं, तो लगभग ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार में देखेंगे तो पहला होता है विखंडन। आइए दूसरा देख लेते हैं, पहले देख लीजिए। देखिए अलैंगिक जनन में पहला होगा विखंडन। ठीक है, उसके बाद से फिर आपका होगा विखंडन होगा। देखिए इसमें एक ही चीज़ दिया है।
हाँ, बहुखंडन होगा, मुकुलन होगा, विखंडन होगा, कायिक प्रवर्धन होगा और फिर बीजाणु जनन होगा। 4 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला आपका क्या होगा? पहला होगा मुकुलन। 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। पहला आपका होगा मुकुलन, ठीक है। मुकुलन हो जाएगा पहला। दूसरा आपका हो जाएगा 1 मिनट। एक तो होगा आपका मुकुलन, उसके बाद से दूसरा आपका हो जाएगा विखंडन हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। इसके बाद से फिर आपका कायिक प्रवर्धन होगा और बीजाणु जनन। मुख्य रूप से 4 ही होता है। सॉरी, 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, पहला आपका होगा मुकुलन भी कई तरह का होगा। उसके बाद से होगा विखंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन, और बीजाणु जनन। 4 तरह के ये होते हैं मुकुलन। हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन में क्या क्या है। उसमें विखंडन हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना, एक दूसरे से टूटना। यानी इस प्रकार का अलैंगिक जनन में जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक समान एवं बराबर अमाप की संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। जैसे मतलब कोई कोशिका है, वो क्या हुआ? टूट गया। विखंडन का मतलब ही हुआ टूटना, 1 से 2 बन जाना। एक है, यहाँ से समान रूप में टूट गया। टूटते हैं क्या है उसमें? तो उसमें उसके केंद्रक ही जो है ना, वो एक दूसरे में टूटते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं विखंडन, उस प्रक्रिया को। यानी वैसी अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जनक की कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होती है? वो बट जाती है। 1 से 2, 3, 4 भागों में बट जाएगी, लेकिन उसका गुण जो होगा वो समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। उसका माप भी समान होगा, ठीक है, और अलग अलग वो विभक्त हो जाएगी। विखंडन जो होता है ना, वो मुख्य रूप से अगर हम देखें, विखंडन जो होता है वो मुख्य रूप से निम्न क्रिया द्वारा संपन्न होती है। एक तो द्वितीय खंडन में बाइनरी फ्यूजन होगा। इस प्रकार की कोशिका में क्या होगा? एक कोशिका दो समान कोशिका में वो टूट जाता है और विभक्त हो जाता है। प्रत्येक भाग में वृद्धि करके वयस्क कोशिका जीव का निर्माण करेगा। द्विखंडन द्वारा जनन करने वाले जीव की मृत्यु विरल होती है, ये अमर बने रहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना, डाइटम, इस सब में क्या होता है? द्विखंडन होता है। जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अमीबा है, अमीबा का सेल अमीबा है ये, इसका आकार अनिश्चित होता है, आपको पता है। यहाँ से ये निकला, इसका सेल डिवीज़न हुआ, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे जैसे आएगा, सेल अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे ये टूटने लगा, 2 में बना, फिर आएगा अपने समान संतति यहाँ पे उत्पन्न किया, सेल उत्पन्न किया। फिर नीचे आप देखिएगा, यहाँ पे परिपूर्ण एक अपने जैसा ही वो निर्माण कर दिया। किस चीज़ का? अपने जैसा ही निर्माण कर दिया संतति कोशिका का। तो वो विभक्त होते गया और विभक्त होकर यहाँ पे संतति कोशिका अपने जैसा संतति कोशिका बनाया। एक था, एक से टूटते टूटते 2 का निर्माण कर दिया, यानी वो विखंडन हो गया। तो इसको हम लोग द्विखंडन बोलते हैं। खंडन तो हुआ, लेकिन 2 भाग में बट गया, तो द्विखंडन इसको बोलेंगे। अगर यही 1 से ज़्यादा होता तो उसको बहुखंडन कहते हैं, ठीक है। तो अमीबा में, पैरामीशियम में, एगुलिना में द्विखंडन दिखाया जाएगा। द्विखंडन द्वारा इसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अब देखिए, इसमें बहुखंडन भी बोल दिया है। इस प्रकार की जनक कोशिका में अनेक संतति को उत्पन्न होता है। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, मोनोसिस हो गया। मैं बताया कि बहुखंडन और द्विखंडन 2 रूप में होता है। तो एगुलिना, डाइटम, पैरामीशियम सब एक कोशिकीय जीव हैं। इसमें द्विखंडन होता है, यानी 1 से ज़्यादा का निर्माण होता है, 2 का निर्माण होगा। लेकिन बहुखंडन में अनेक संतति का उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग बहुखंडन बोलते हैं। तो खंडन आप समझ पाए, खंडन को 2 तरह से तोड़ दिया गया। अब पढ़ेंगे दूसरा, और इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। दूसरा जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे मुकुलन। दूसरा विधि जो होगा
वो होगा मुकुलन। मुकुलन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप आलू भरा हुआ देखे होंगे, वहाँ से जो फूल निकलती है ना, उसमें एक कली की तरह रचना निकलती है। अलैंगिक जनन है, उस कली की तरह रचना फूल में निकलता है, वो यानी उसको बड बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं उसको, मुकुल। और वही मुकुल क्या होता है, विकसित हो जाता है, जिसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। इस टाइप का रचना पाया जाता है उसको। वैसे देखिए, इस प्रकार जन्म कोशिकाएं छोटी से बृहद कलिकाएं उत्पन्न होती है, वो कलिका के रूप में। माने बोलेंगे कि अलैंगिक जनन की वह विधि जो किससे, मुकुल से प्राप्त होती है, यानी एक बड से प्राप्त होती है, उसको बोला जाता है मुकुलन। उसमें परिपक्व होकर वो जोड़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे राइजोपस हो जाता है, उसमें पाया जाता है। तो आइए इसको हम पहले देखते हैं। देखिए, मुकुलन जो होता है वही होता है, जैसे ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया, और अधिक कलिकाएँ फूल के विकसित होती है, जिसे तरुला अवस्था हम लोग भी कहते हैं। इस टाइप का कली पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो निकल जाएगा। ठीक है। मुकुलन दो तरह का होगा, एक आंतरिक होगा, एक बाह्य मुकुलन होगा। तो उसमें हम बाह्य मुकुलन को देखेंगे कि बाह्य मुकुलन में अलैंगिक जनन के शरीर अतिवृद्धि कलिका उत्पन्न होती है, जो वृद्धि करके समान जनक हो जाती है, और तथा बाद में इस जनक से अलग होकर मुक्त जीवन यापन करती है। जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा का ऐसे पौधा पाया जाता है हाइड्रा, और बाद में ये सेम अपने जैसा यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे निकलता है इस टाइप का, और फिर इसके सुर में से यहाँ पे रेसे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जाके एक बार ये पूरा ग्रोथ कर जाते हैं। तो उसमें मुकुलन होता है, बाह्य मुकुलन होता है, वो दिखता है बड के रूप में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कलिका निकल पाता है। मुकुलन दो तरह का होगा, एक टेसुलेशन हो जाएगा, एक बाह्य मुकुलन हो जाता है, बडिंग ही होता है, और वो कली के माध्यम से होता है। ठीक है। वो पाया जाएगा आपको मुकुलन की क्रिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप, या समझ पाए होंगे मुकुलन। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं मुकुलन के बारे में, आंतरिक भी मुकुलन होगा, आंतरिक मुकुलन भी होगा, इसके बारे में देखिए यहाँ पे ये बीजाणु है। ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, बड निकला, वो विकासशील हो गया, वो मुकुल निकल गया, बड को ही मुकुल बोलते हैं, वो आपका निकला। जैसे ही आगे बढ़ा ये क्या हुआ, इसके ये मुकुल बढ़ते गए। जनक क्या था आपको पता है कि हाइड्रा है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो हाइड्रा ही, सॉरी मैं बोल गया था, बीजाणु हो गया, बढ़ा यहाँ से, फिर ये निकला, फिर ये निकला, जैसे मैं फिगर में बताया था। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया। अब आगे जाइएगा तो जनक हाइड्रा अलग हो जाता है, और यहाँ पे पुत्री हाइड्रा मिल जाता है। तो इस तरह से ये ग्रोथ करता है। तो हाइड्रा में ये मुकुलन को दिखाया गया है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अगला देखेंगे, बीजाणु जनन, और उसके बाद से हम देखेंगे कायिक प्रवर्धन। आज मैं केवल इसमें अलैंगिक जनन ही है, तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी 22 मिनट। यहाँ से हम लोग जस्ट शुरुआत करेंगे बीजाणु जनन, उसके बाद से फिर कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन और बीजाणु जनन दो टॉपिक आपका अलैंगिक जनन में बच जाएगा, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। रखा हुआ है, नोट्स आप बना लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग लैंगिक जनन को स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 क्लासेज में ये आपके वीडियो, 3 से 4 क्लासेज में एक चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, और इसमें क्वेश्चन वगैरह सब आपको मिल जाएगा, इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप दीजिए हमें इजाज़त, और पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।